सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। आज जिन मौज़ूआत पर हम बात करेंगे, एक तो इस्लामाबाद से सहाफ़ी मतीउल्लाह जान, उनको उठाया गया, वीडियोज़ चल रही हैं सोशल मीडिया पर भी ये इशू है। गवर्नमेंट ने ये कहा है कि शिबली फराज साहब ने जब ये बात कही कि ये एक अगवा है, तो उससे फिर जो सहाफ़ी हैं उनके अंदर जो एक अनसर्टेनिटी या पैनिक है वो ज़्यादा बढ़ गया, इसलिए कि अगर इस्लामाबाद जो फेडरल कैपिटल है वहाँ पर दिन दिहाड़े अगर सहाफ़ियों को अगवा अगर आप कर सकते हैं तो ये एक बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है। बहरहाल बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि क्योंकि एक ख़ुद नोटिस भी था सुप्रीम कोर्ट का और उसमें उनके ट्वीट्स के हवाले से बात थी, इस बात का इम्कान है कि FIA या किसी एजेंसी ने उनको उठाया हो इन्वेस्टिगेशन के लिए। थोड़ी देर तक उम्मीद ये की जा रही है कि सूरत हाल क्लियर हो जाएगी, लेकिन बहरहाल ये एक ऐसा इशू है जिस पर हम बात करेंगे। थोड़ा सा जो आज़ादी सहाफ़त का जो इशू है उसको भी टच करेंगे और ये देखेंगे कि क्या आज़ादी के नाम पर सहाफ़ियों को इस बात की इजाज़त है कि वो जो चाहें वो कह दें, भले उसको वो साबित कर सकें या ना कर सकें। और फिर एक ये जो सारा वाक़या है इसने एक और चीज़ को बड़ी पिन पॉइंट किया है कि वाक़या होता है तो 1 घंटे के अंदर अंदर BBC पर भी प्रोग्राम चल जाता है और पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की एजेंसीज़ को इस हवाले से मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जाता है। यानी कोई किसी तरह का कोई सबूत नहीं है, कुछ पता नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर वो जो हमारे दोस्त हैं, बड़े सुर्खेल हैं आज़ादी सहाफ़त के, वो पाकिस्तान की एजेंसी, पाकिस्तान की फ़ौज को निशाना उन्होंने बनाया। तो ये जो 5th जनरेशन वॉरफेयर का जो फिनोमिना है, बड़ी शिद्दत से मैं रोज़ाना इसका ज़िक्र करता हूँ, लेकिन आज तो कमाल ही हो गया। तो ज़रा ये भी देखेंगे, सवाल करेंगे कि ये जो हर वाक़या है उसके बाद पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की एजेंसियों को जो तनकीद का निशाना बनाया जाना, ये सब क्या है, इसके पीछे कौन हो सकता है। तो फिर इन्वेस्टिगेशन, फिर एक सवाल लोग करते हैं कि अगर इफ्तिखारुद्दीन साहब ने एक जज के बारे में नाज़ेबा अल्फाज कहे तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने इतना नोटिस भी लिया और यार लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्वीट्स किए सोशल मीडिया पे कि जी इसको पकड़ना चाहिए, इफ्तिखारुद्दीन साहब को, इनसे पूछना चाहिए किसके कहने पर इन्होंने ये किया। हमारे दोस्त ने तो 7 जजेस को कह दिया कि उन्होंने बैक स्टैब किया है और वो हिपोक्रेट हैं और उन्होंने अपने भाई जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को बस के नीचे फेंक दिया है। तो ये तो पूछने की ज़रूरत है ना फिर कि ये सब कुछ उनके अपने जहन में था या किसी ने उनसे कहा था कि आप ये लिखें। तो वो जो फिर एक इंटरनेशनल एजेंडे की बात हो रही है जिसमें पाकिस्तान के इदारों को तनकीद का निशाना बनाना और उसके अंदर तोड़ फोड़ करनी। अब जैसे ख्वाजा बिरादरान का जो फ़ैसला आया, जस्टिस मकबूल बाकर साहब की सरबराही में शायद 2 मेंबर बेंच है, तो उसको हमारे एक और इंटेलेक्चुअल हैं डॉन ग्रुप के, उन्होंने कहा कि ये एक कॉन्शियस की आवाज़ आई है सुप्रीम कोर्ट से और अल्लाह उनको खैर में रखे। तो बाकी आवाज़ें कॉन्शियस की नहीं हैं। ये कौन लोग हैं? अगर नवाज़ शरीफ साहब को आप कहें कि वो नाअहल है तो वो फ़ैसला तो ठीक नहीं है सुप्रीम कोर्ट का। ख्वाजा साहब का जो फ़ैसला है, अरे ये तो ऐसा ज़बरदस्त फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट का कि कुर्बान जाऊँ सुप्रीम कोर्ट पर। तो ये सब क्या, अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले अगर आएँ तो फिर ठीक है, और अगर फ़ैसला मर्ज़ी के ख़िलाफ़ आए तो नहीं, फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये काम ठीक नहीं किया। इस पर यह बड़ा अहम इशू है, इस पर बात करेंगे। लेकिन एक और आज केस था कोरोना वायरस का, अज़ खुद नोटिस जिस पर जस्टिस गुलजार साहब थे, उसमें जस्टिस एजाजुल हसन साहब थे। तो NDMA की जो परफॉर्मेंस है, वो जो सवालात हैं वो बड़ा एक शॉकिंग है। हम तो ये समझते थे कि ये नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एजेंसी जो है ये कोई बड़ा काम कर रही है, लेकिन ये तो हमें आज पता चला कि इन्होंने तो पेपरा रूल्स को भी फॉलो नहीं किया, क्योंकि एमरजेंसी थी तो हर चीज़ मंगाई जा सकती थी। अब ये कह रहे हैं कि हमने तो मंगवाई नहीं, किसी और ने मंगवाई है। अल हफीज़ जो है वो कंपनी किसकी है? तो अब ये सारा जो मामला है इस पर देखेंगे कि ये
क्यों ये सब कुछ हो रहा है। और हम तो ये समझ रहे थे कि ये बड़ा कोई इफ़ेक्टिव काम हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जो नेशनल एनवायरमेंटल जो दुनिया की जो कंपनीज़ हैं वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की बहुत तारीफ़ कर रही हैं और उन्होंने एक्नॉलेज किया है कि इस सारे डिज़ास्टर में जो उनकी पॉलिसी रही है वो बड़ी ज़बरदस्त पॉलिसी रही है। ख़ास तौर पर वो जो ग्रीन जॉब्स और एनवायरनमेंट के हवाले से भी जो एफ़र्ट्स रही हैं, तो इमरान खान की तारीफ़ हो रही है। लेकिन बहुत सारे जो उनके साथी हैं, बहुत सारे जो उनके कोलीग्स हैं, उसके हवाले से सवाल उठाए जा रहे हैं। और फिर एक ख़ास मौजू आज जो बड़ा अहम है, क्योंकि हम अपनी जो डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं उनमें इस तरह से फंस जाते हैं कि ख़ित्ते में जो कुछ हो रहा है उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। आज मेरे साथ अहमद मंसूर जो हमारे डिफ़ेंस के कॉरेस्पोंडेंट हैं और बहुत अरसे से डिफ़ेंस को कवर कर रहे हैं, मैंने उनको अपने साथ इसलिए बिठाया कि अमेरिका ने, वेस्ट ने चाइना के ऊपर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स मूव किए हैं। अमेरिका ने 2 अपने एयरक्राफ्ट कैरियर मूव किए हैं साउथ चाइना सी में, और बरतानिया ने जो उनका एक एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको मूव किया पैसिफिक में। और चाइना के जो एम्बेसडर हैं यूके में, उन्होंने बड़ी तनकीद किया इस पर कि बरतानिया को ये नहीं करना चाहिए था। इसके अलावा 11 चाइनीज़ कंपनीज़ को भी आज ब्लैक लिस्ट किया है अमेरिका ने। तो ये जो सूरत हाल अब बन रही है उसमें अगले 2-4 हफ्तों में लग रहा है कि कोई सिचुएशन बड़ी ख़राब हो सकती है। और चाइना जो है वो, क्योंकि इस खित्ते में जो उसने इनिशिएटिव लिया है, सी पैक का जो है वन बेल्ट रोड जो इनिशिएटिव है उनका, उसमें नेपाल उनके साथ है, पाकिस्तान उनके साथ है, अब ईरान उनके साथ है, तो सेंट्रल एशियन स्टेट्स भी उसका हिस्सा बनती जा रही हैं। ये बात अमेरिका को इंतहाई नापसंद है। और जो अमेरिकन जो नुमाइंदे हैं, ज़ल्मे खलीलज़ाद ने भी मुलाकात की और ये जो सारी सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं उनसे कहा है कि आप हमसे जितने पैसे आपको चाहिए हम आपको देते हैं। इवन तालिबान से कहा है ज़ल्मे खलीलज़ाद ने कि हम आपको जो आपको चाहिए हम देते हैं, लेकिन आप चाइना को काउंटर करेंगे। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसका ताल्लुक़ हमारी ज़िंदगियों से बहुत है, बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। नवाज़ शरीफ आवे ही आवे, नवाज़ शरीफ जावे ही जावे, शहबाज शरीफ आए जाए, APC, वो भी उसकी एक अहमियत ज़रूर है, लेकिन ये वो इश्यूज़ हैं जिन पर नेशनल मीडिया को बात करनी चाहिए। हमारी नेशन को पता होना चाहिए कि हमारे साथ क्या हो रहा है। और ये जो सारा ताना बाना है इंटरनेशनल, जिसमें पाकिस्तान के इदारों को बदनाम करके पाकिस्तान के लोगों का कॉन्फिडेंस उन पे शटर करने की कोशिश की जा रही है, ये बहुत खौफनाक ट्रेंड है। और आज का जो वाक़या है, जैसे मैंने कहा, मतीउल्लाह जान, किसने उनको उठाया, क्या हुआ, अभी वो डिटेल आएगी। नहीं होना चाहिए था उनको उठाते वक्त मारा भी गया, गलत है। सहाफ़ियों को ये नहीं, इस तरह से डील नहीं करना चाहिए। लेकिन फौरी तौर पर पूरी दुनिया पाकिस्तान की फ़ौज को बुरा भला कहना शुरू हो गई। जिस तरह वो एक वीडियो आई थी खातून की, पता नहीं वो कौन थी कौन नहीं थी, कर्नल की बीवी बता के उसको जिस तरीके से पाकिस्तान की फ़ौज पर तनकीद की, ये क्या टेंडेंसी है, ये कौन लोग हैं, ये क्यों ये सब कुछ कर रहे हैं, इस पर बात करेंगे और इन चीज़ों का सिलसिला हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। अहमद मंसूर, देखें, काबिल मज़म्मत है मतीउल्लाह जान को, अगर यानी काबिल मज़म्मत ये चीज़ है कि अगर आपने उनको उठाया है किसी एजेंसी ने, किसी भी इदारे ने, तो वो फौरी तौर पर आप बताएं, उनको कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोड्यूस करें, जो भी चार्जेस हैं उन पर आप लगाएं। फाइन कोई भी, हर आदमी जो है वो अदालत में उसको पेश किया जा सकता है और कोई भी कानून से बालातर नहीं है। मतीउल्लाह जान ने, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ, मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, जजेस के बारे में जो लैंग्वेज इस्तेमाल की कि बैक स्टैब किया और वो हिपोक्रेट थे और उन्होंने अपने साथी काजी फायजीसा को बस के नीचे गिरा दिया, काबिल मुज़म्मत लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप पकड़ के उनको सड़क से उठा लें, उनकी आप मारपीट शुरू कर दें और एक पैनिक और वो सब क्रिएट कर दें। बिल्कुल समीर साहब, वाकई ये सवाल बहुत ही अहम है। मुज़म्मत हर सहाफ़ी भी करेगा और कोई सहाफ़ी नहीं भी होगा तो इस तरह की कोई चीज़ सामने आएगी तो इस तरह कोई भी इसकी तायद नहीं कर सकता कि इस तरह होना चाहिए। लेकिन जब समीर साहब, जब वीडियो सामने आ गई, आपने भी देखी, मैंने भी देखी, सब ने देखी, उसमें लोग आपको नज़र आ गए। वो लोग अपनी वज़ाक़ता से बाकायदा तौर पर कोई रियासती अदारा, मतलब पुलिस हो गई, कोई FIA हो गई, कोई CTD के लोग हो गए, मतलब इस तरह वो नज़र आ रहा है कि वसाइल उसमें मौजूद हैं। अब उसके बाद तो फिर आपका ये
ट्रेंड नहीं बनता कि आप उस पर शुरू हो जाएं कि जनाब ये फ़ौज है और उठाया गया है और माजी को 1-1.5 घंटे के बाद जैसे BBC की भी स्टोरी आ गई और ट्रेंड भी आ गया। आप पता करें कि जैसे बाकी पाकिस्तानियों के लिए साथ होता है कि जब उनको कोई इस तरह का मामला होता है तो पता किया जाता है भी क्यों उठाया गया, वजह क्या है, उसका पता चलना चाहिए, सब चलना चाहिए। लेकिन मैं समी साहब आपसे ये सवाल मेरा बन रहा है, आपसे जानूँ क्योंकि आपका जो इस सारे मामलात को देखने का जो एक व्यू पॉइंट है वो बिल्कुल अलग होता है। क्या शिबली फराज साहब जो हैं उनका एक रियासती जो मिनिस्टर हैं उनका आके इस तरह बनना कहना ये बनता है कि ये अगवा है? उनको टाइम नहीं देना चाहिए था? अगर FIA ने उठाया है किसी और ने तो वो प्रोड्यूस कर देंगे, कल केस कोर्ट में है तो ये तो नहीं हो सकता किसी रियासती इदारे ने, किसी पुलिस ने, किसी ने उठाया हो, कोई गिरफ्तार किया हो, उनके पास कोई चीज़ हो तो वहाँ पर वो उसको नहीं लेके आएंगे। तो उनका इस तरह एक मौक़िफ़ ले लेना ये थोड़ा इससे वो तो जो उन्होंने बात कही ना, एक्चुअली उसने ये जो सारा पैनिक है इसको ट्रिगर किया। उन्होंने ये कहा कि ये तो यानी बिल्कुल ये तो अगवा है जो मतीउल्लाह जान को जो उठाया गया है। अब फुटेज में पुलिस की वर्दी वाले लोग नज़र आ रहे हैं, अगर आप उसको जूम इन करके देखें तो आप उनको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, बिल्कुल गाड़ियाँ आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये अगवा का मामला तो है नहीं, लेकिन अब शिबली फराज साहब ये कह रहे हैं कि ये अगवा का मामला है और वो वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात हैं। फिर उसके बाद श्री मज़ारी साहब, जी मैंने जी नोटिस ले लिया है और आई हैव स्पोकन टू द IG पुलिस कि ये सब क्या है। हर वज़ीर नोटिस ले रहा है, अपनी मर्ज़ी से नोटिस ले रहा है। शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं जी मैंने कहा 24 घंटे के अंदर अंदर आप लेके आएँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो ऑर्डर ही जारी कर दिया बिल्कुल। उन्होंने तो फौरी तौर पर वो जो भी करना था लिया और कहा कि इनको भेजें ज़ाती तौर पर, उससे कहा अपने ऑफिस के जो लोगों से, रजिस्ट्रार ऑफिस से। तो जो पैनिक ज़्यादा हुआ है ना वो जो शिबली फराज साहब की स्टेटमेंट है ना, जिसमें उन्होंने कहा जी ये तो बिल्कुल 100% ये अगवा है, ये चीज़ें उनको नहीं कहना चाहिए था। उनको हक़ाइक़ देखने चाहिए थे, उनको कुछ टाइम दे के जो तमाम इदारे हैं, जो हमारी एजेंसीज़ हैं, अब पता नहीं कहाँ पर हो सकता है कोई उनका वारंट जारी हुआ हो, बिल्कुल जैसे कोई उनके कलंदरा जारी हुआ, जैसे कोर्ट में केस है वो साइबर क्राइम की नोयत का केस है, तो FIA उसको डील करती है, तो वहां से भी एक ऑफिशियल स्टांस आ जाता है। हाँ, अगर वाकई अगवा है या खुदा ना खास्ता इस तरह इस्लामाबाद में और आप पारा में G6 से इस तरह उठाया जाना, तो फिर तो ये रियासत सवाल मतीउल्लाह जान जो हैं उनका उठाया जाना वो तो काबिल मुज़म्मत है। इस तरह मारना, उनको ज़दुकोब करना, आधे घंटे के अंदर अंदर आप सोशल मीडिया पे ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान की फ़ौज ने किया और आप पाकिस्तान की एजेंसियों को स्टोरी आप मलाइन करना शुरू हो BBC में आई और जितनी वेबसाइट्स हैं उन पे आई। फिर एक जो ट्रेंड सेट होता है, जो ट्रेंड सेटर्स हैं वो भी पीछे नज़र आ जाते हैं। पूरा टारगेट उन्होंने अपना बना दिया, FIR बना दी कि ये फ़ौज ने किया है, अदारों ने किया है, वो डैमेज तो हो गया। ये बंदा जो है ना यही एक जुर्रतमंद है जो उनके एक अभी बड़े सीनियर वो हैं सहाफ़ी, मैं नाम नहीं लेता उनका इज़्ज़त के पेश नज़र, फरमा रहे हैं कि मैं ये अपील करता हूँ इस्लामाबाद के सहाफ़ियों से कि वो आप पारा और फिर उसको थोड़ा सा उन्होंने वो करने के लिए साथ में लिख दिया या D चौक, उस वक्त तक धरना ना ख़त्म करें जब तक मतीउल्लाह जान रिकवर नहीं होता। भाई अगर किसी एजेंसी ने उनको उठाया है इन्वेस्टिगेशन के लिए तो आप इंतज़ार तो कर लें, गवर्नमेंट की तरफ से आ जाएगा। कल सुप्रीम कोर्ट में तमाम इदारे होंगे, कल वो केस लगा हुआ है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, वो जो शहजाद साहब हैं, शहजाद अकबर साहब, उन्होंने कहा कि मैंने ये कहा है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आप उनको रिकवर करें। वो सारी चीज़ें अपनी जगह पर वो हो गई हैं, लेकिन आप जो कैंपेन कर रहे हैं पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़, क्या वो जस्टिफाई है? इसका बिल्कुल समी साहब बनता है, ये कहना चाहिए था। ये भी एक इसका अफसोसनाक पहलू है। मती साहब खैरियत से रहें, खैरियत से वापस आएं, वो एक बिल्कुल उसके लिए सबकी यही दुआएं हैं। लेकिन ये रियासती मामलात में और हुकूमत और उनके अरबाब इख्तियार, उनका ये बनता है कि वो यहाँ पे अपने अदारों, अगर कल को प्रोड्यूस कर दें कोई अदारा, FIA कर दे, कोई कर दे और कहे कि हमने इस वारंट पे कहा है, तो कहाँ स्टैंड करेंगे? नहीं, वो तो अभी जो डिमांड्स आ रही हैं, देखिए ये जो मुझे जो प्रॉब्लम है जिस बात से कि जी बस ये तो पाकिस्तान में अब आज़ादी, शाहज़ेब खानज़ादा का मैंने ट्वीट पढ़ा, अब तो जी हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करने वाले लोग सर्वाइव नहीं। मतलब आप कहें जजेस को कि तुम बैक स्टैबर हो, आप उनसे कहो कि तुम हिपोक्रेट हो, जजेस को आप ये कहो। आईने पाकिस्तान क्या कहता है? कोई अच्छा, मेरी एक बात समझ में नहीं आई मुझे, ज़रा आप थोड़ी सी, आप भी माशाल्लाह देख रहे हैं, वो इफ्तिखारुद्दीन साहब ने, एक जज हैं काजी फायजी साहब, उनके बारे में उन्होंने नाजेबा ज़बान इस्तेमाल की।
मिसकंडक्ट उनका हो गया, तो इन्हें मतलब नहीं जी, वो तो आप सोशल मीडिया उठा के देखें, ये सारे जो जय्यद जुगादरी हैं, वो जी ये पूछें इनसे इफ्तिखारुद्दीन से कि किसने कहा, यानी उसमें एंगल वही था कि ये फ़ौज का नुमाइंदा है और काजी फायज़ ईसा को इसलिए, यानी जिस तरह नवाज शरीफ ये कह रहे हैं ना कि मेरा केस करप्शन का नहीं है, मुझे निकाला इसलिए गया है कि मैं पाकिस्तान की फ़ौज की बात नहीं मानता था। ये कह रहे हैं कि काजी फायज़ ईसा साहब का जो केस है वो सिर्फ इसलिए है कि उन्होंने धरना केस में वो सब कुछ किया, फैज़ाबाद वाले केस में, कि जी वो जो कुछ रिमार्क्स उन्होंने लिखे। भाई केस ये है कि उनकी वाइफ ने, उनके पास जायदाद है, 7 जजेस ने ये मामला FBI को भेजा है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसको देख रही है। उस मामले पर जो हमारे दोस्त मती साहब हैं, उन्होंने जो लैंग्वेज इस्तेमाल की है, तो उनसे भी इन्वेस्टिगेशन। अगर साहब तो समीर साहब बेचारे हैं, हमारे इन भाई के पास तो लाइसेंस टू किल है। अच्छा, जिसका जो हशर करना है, सहाफी जो मर्जी करें, उनको कोई पूछने वाला नहीं। माफिया हैं, हमें मानना चाहिए। यानी मैंने कल भी ये बात कही थी कि मीर शकीलुर रहमान अगर पकड़े जाएं करप्शन के इल्जाम में, तो ये तो आजादी सहाफत, ट्वीट्स आपने जिक्र किया है, ये सारे उधर ही जुड़ रहे हैं। ये सारा गुस्सा इस केस में भी वही वजह है असल। तो ये आज जो एक चीज़ सामने नजर आई, जहाँ पर मतीउल्लाह जान को उठाए जाने का मामला बड़ा अफसोसनाक था, जिसमें कि मैं चाहता हूँ, मैं समझता हूँ कि हुकूमत को चाहिए था जिसने उठाया वो बयान कर देता इदारा कि जी हमने उठाया, उनको इन्वेस्टिगेशन है, कल बयान करेंगे, आज ही कर देते तो ये पैनिक ना होती। और शिबली फराज साहब ने जो आके अपने फरमूदात पेश किए और जो वो उन्होंने जो लैंग्वेज इस्तेमाल की, अगर वो ये ना करते तो इससे ये जो पैनिक है ये नहीं होता। लेकिन आज़ादी सहाफ़त के नाम पर आप किसी को इस बात का लाइसेंस नहीं दे सकते कि जो उसके मन में आए, जो उसके दिल में आए, वो उसको कह दे, वो उसको लिख दे। 7 जजेस को आप ये कह रहे हैं कि वो बैक स्टैबर हैं, आप उनको ये कह रहे हैं कि वो मुनाफिक हैं, आप उनको ये कह रहे हैं कि आपने काजी फायज़ ईसा को बस के नीचे फेंक दिया। ओ भाई, काजी फायज़ ईसा साहब को अपनी बेगम से पूछना चाहिए था ना, ये पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास, या खुद उन्होंने दिए, हमें क्या पता। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल देख रही है, वो फैसला कर दे। घबराहट क्या है साहब? आज़ादी सहाफ़त पाकिस्तान में जितनी आज़ाद है, आप अमेरिका, यूरोप, बाकी आपसे बेहतर कौन जानता है। यहाँ पे कोई एक एग्जाम्पल दे दें कि किसी की पगड़ी उछाली हो किसी सहाफ़ी ने और उसको आज तक सजा मिली हो। सारे हम किसी लोग बात भूल जाते हैं, वो बेचारा सफाइयाँ देता रह जाता है, झूठी खबरें देते हैं, सब कुछ करते हैं। एक सहाफ़ी कभी फायर नहीं हुआ, ठीक है, एक एंकर कभी फायर नहीं हुआ, और ये जिसको चाहे उसको बेइज्जत करते हैं। मैं आपको एक और बात बताऊं, सवाल करने के नाम पर ये इंसल्ट करते हैं। वो सवाल नहीं होता, वो एक गाली होती है, और वो इस तरीके से देते हैं गालियां और फिर कहते हैं सवाल करना हमारा हक है। यानी ये सवाल को बेचते हैं, अपने जवाब को नहीं बेचते। नहीं, सवाल को बेचते हैं और फिर पूछते हैं और वह कीता ना सवाल, मैं देखना कैसा सवाल कीता। यानी ये, और कोई कहीं पर देखें, ये मैं अफसोस के साथ कह रहा हूँ, किसी इदारे के अंदर कोई अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है। अब जंग वाले गिरफ्तार हैं, जियो वाले गिरफ्तार, वो उनके शकील साहब, उनके जो सहाफ़ी हैं सारे वो बाहर निकले हुए हैं। फौज को गाली दो, गवर्नमेंट को गाली दो, जो मर्जी सवाल करो, दे आर देयर। जो किसी और को पकड़ लेंगे तो वो इसलिए निकल आएंगे बाहर। तो ये सहाफ़त रहेगी। समझते नहीं है कि ये लाडले भी हैं। लाडले जिनके हैं वो खुद भुगते हैं ना। अब ये सारे जो जिनको वो गालियाँ निकालते हैं, वही उनकी तकरीबात के मेहमान होते हैं, वही उनके साइड पे बैठे होते हैं, कोई लेफ्ट पे बैठा होता है, कोई राइट पे बैठा होता है, उन्हीं को ये इंटरव्यूज़ देते हैं। हम तो खैर तलबगार ही नहीं है, हम तो अपना जो एनालिसिस है वो पेश कर देते हैं आके लोगों के साथ, जो भी सच है। हम ना किसी की मिन्नत करते हैं, ना किसी के आगे हाथ, और ना हमें इनकी ज़रूरत है, ना हमें इनके सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत है, इसलिए कि हम पाकिस्तानी हैं, ये मुल्क हमारा, ये फ़ौज हमारी, ये अदलिया हमारी, हमारी जान भी इन पे कुर्बान। हमें इनके किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जिनको बुलाते हैं वो इनको फिक्स करते हैं, वही इनके साथ जो वो हशर नशर करते हैं, तो फिर ये ठीक रहते हैं उनके साथ। बहरहाल ये एक आज जो पाकिस्तान की फ़ौज पर जो तनकीद का मामला हुआ, वो एक अफसोसनाक था, वो नहीं होना चाहिए था। बाकी अल्लाह मती को अपनी हिफाजत में रखे, और ये रियासती इदारों का काम है। ख़ास तौर पर अगर अब शिबली फराज साहब ये कहते हैं कि जी वो अगवा हुए हैं, तो ये काम है गवर्नमेंट का कि आप उनको रिकवर करें। फेडरल कैपिटल में अगर एक सहाफ़ी का अगवा होता है तो ये गवर्नमेंट का काम है कि वो उनको वो रिकवर सर, आखिरी इसमें एक जुमला इजाफा कर दूं, सुप्रीम कोर्ट ने उसके खिलाफ एक चार्जशीट दी हुई है, मतलब और सुप्रीम कोर्ट बाहर के लोगों को बुलाया हुआ, उसके ऊपर बात हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि दामन साफ तो नहीं है ना, सवाल तो उठे, उसके अपने ऊपर भी उठे हुए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अब वो आपको पता है कि जो सूरत हाल चल रही है। अच्छा जी, ये NDMA का जो है ना, ये हम बाद में करते हैं जिक्र, इसलिए कि ये मैं इससे पहले ये, क्योंकि ये इंटरनेशनल जो ताने बाने हैं,
आज वो जो ट्वीट हुए हैं जस्टिस मकबूल बाकर साहब के हवाले से कि सिर्फ जस्ट की आवाज़ है, बाकी जो है वो इसका क्या मतलब है। और जिस तरह से ये सारा मती का मामला और पाकिस्तान की फ़ौज, और अब दूसरी तरफ देख रहे हैं कि चाइना जो है उसको किस तरीके से अमेरिका काउंटर करने की कोशिश कर रहा है, एयरक्राफ्ट कैरियर मूव कर रहा है। और यूके ने भी किया है, उनका जो 5G की जो टेक्नोलॉजी, हालांकि प्रेसिडेंट शी गए थे बरतानिया और उन्होंने साइन भी किया था उनके साथ, वो सारा जो मामला इस तरह। पाकिस्तान भी ज़ाहिर है हम चाइना के साथ कश्ती में बैठे हुए हैं, ईरान भी अब हमारे साथ हार रहा है उसमें। तो ये आगे आप क्या देखते हैं, ये हमारे अदराक तो होगा। आज 233वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी थी। बिल्कुल समी साहब, बड़ी तेज़ी से हालात बदले हुए पाकिस्तान में। तो अलमिया हम पाकिस्तानियों का ये है ना कि हम इंटरनल इश्यूज़ में इतने ज़्यादा घुस गए हैं, हमें ये नहीं पता कि ख़तरात की नोयत क्या है, हम कितनी मुश्किलात में घिरे हुए हैं। चाइना और इंडिया का जो कन्फ्लिक्ट था वो सिर्फ उनका लोकलाइज नहीं है, आपको पता है कि उसका इम्पैक्ट इसी वजह से है कि चाइना और अमेरिका इस वक्त बिल्कुल आमने सामने है। ट्रंप की लैंग्वेज आपने, और चाइना गया कश्मीर में, वो इलाका हमारे लिए भी देखें, लद्दाख उनकी डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और ये जम्मू कश्मीर जो है ये हमारा उस पर एक बड़ा क्लेम है और लोगों को वहाँ पर हक के वो जो प्लेबिसाइड की उनका चाहिए वो नहीं दिया। और अभी 5 अगस्त आ रहा है, 1 साल पूरा होने वाला है वहाँ पे उन्होंने ये भी देखें, चाइना ने कोई गुफ्तगू नहीं की इंडिया से, वो चले गए अंदर। जिस वक्त चाइना अंदर गया है, आप डिफेंस को कवर करते हैं, मेरा एक सवाल है ये, हमें भी कोई 500 गज या कोई 1 किलोमीटर थोड़ा सा तो जाना चाहिए था अंदर यार, जाना चाहिए भाई। उन चाइना ने चाइना चला गया तो हम भी तो न्यूक्लियर पावर है ना, कोई तो मैसेज दे। आप और मैं तो यही सोचेंगे कि जाना चाहिए, लेकिन डेफिनेटली जो ये फैसला करने बैठे हुए हैं उन्होंने हालात ये भी देखने हैं कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, ईरान में क्या है, अमेरिका की आप पोजीशन ले चुका है, हमारे अपने जो इश्यूज़ हैं, माली हालात जो हैं, बाकी जो आप सब कमज़ोरियाँ हमारी समझते हैं, तो उन चीज़ों को भी देखना है कि ये तो नहीं है कि आपने, लेकिन वाकई बहुत एक गोल्डन चांस था। तो फिर इसमें पाकिस्तान को दाद देनी चाहिए क़यादत की, उसने अपॉर्चुनिस्ट नहीं है, मौके का फ़ायदा नहीं उठाया। इसका मतलब है कि हम किसी खित्ते में किसी अमन को तबाह करने वाली सोच पाकिस्तान की नहीं है। तनाज़ात ये मैंने आपकी बात मान ली, हम बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे देते हैं, अपनी क़यादत की तारीफ़ भी कर देते हैं, लेकिन भाई वो जो मज़लूम हमारी कश्मीरी माएँ बहनें जिनके साथ रेप हो रहा है, जहाँ पे नौजवानों को कत्ल हो रहा है, वो तस्वीर आपने देखी कि वो नाना की गोद में बच्चा बैठा हुआ था और उसके नाना को गोली मार दी गई। तो ये हम किसको क्या मैसेज दे रहे हैं, ये किस चीज़ की दाद ले रहे हैं हम? बहुत अनफॉर्चुनेट है सिचुएशन कश्मीर की वाकई, और दुनिया को रोना चाहिए। हम लोगों जो देखता है उसको उसके आंसू निकलते हैं, लेकिन बात सिर्फ आंसुओं तक ही महदूद है। अफसोस की सूरत हाल तो है कि वो चीज़ें उस तरह से नहीं चल रही जो चलनी चाहिए। हम कब तक ये चलेगा, कब तक सब्र आजमाएं? देखें, जो जिहादी थे आपने उनको इंटरनेशनल जो सूरत हाल थी उनको बंद कर दिया, ये कह कर के ये कश्मीर काज को नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन क्या उनके सब्र का पैमाना लबरेज नहीं होगा? जो इमेजेस आए हैं वहाँ से, जो जुल्म हो रहा है वहाँ पर, जो जिस तरीके से कत्लेआम भारतीय फ़ौज कर रही है, वो कैसे ख़त्म हो जाएगा मुझे बताएं। समीर साहब, बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में तो चीज़ें उस तरह नहीं आ सकती, लेकिन कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में आज का ये बहुत अहम इशू था और आज इस पे बात हुई है। ना सिर्फ जो 5 अगस्त के इक़दाम के बाद से जो आपने वो वहाँ पे मज़ालम की तफसील भी बयान की है, उस पे भी भरपूर तरीके से, और पाकिस्तान क्या कर सकता है, क्या कर रहा है और आइंदा क्या करेगा, तमाम उसमें बातें हुई हैं। और उसमें उस अज़म का जो इरादा है वो भी किया गया है, साथ भी हैं। और 5 अगस्त को आप देखिएगा कि पाकिस्तान इस मामले को फिर बहुत अच्छे अंदाज में दुनिया के सामने भी पेश करेगा और इसको लाएगा। देखें, ये हम इसे कहते हैं ना कि दुनिया के सामने लाना, इस पे आवाज़ बुलंद करना, ये आम सी बात है। बहुत अच्छी खबर आपने दी अहमद मंसूर के, आज भी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में ये बात, वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान की कौम सुनना चाहती है, ये वो चीज़ें हैं जो कश्मीरी कान सुनने को तरस रहे हैं। और अहमद मंसूर ने यह बताया कि आज जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी ये बात हुई। हमारी फ़ौज, हमारी अस्करी क़यादत को पूरा अदराक है इस चीज़ का कि वहाँ पर जो कुछ हो रहा है उसका क्या इम्पैक्ट होगा, पाकिस्तान में क्या उसका इम्पैक्ट हो सकता है। बहरहाल ये एक बहुत अच्छी खबर है। यहाँ पर एक छोटा सा वक्फ़ा लेते हैं, जब वापस आते हैं तो दीगर मामलात जो सुप्रीम कोर्ट में आज अज़ खुद नोटिस था कोरोना का, उसमें NDMA की परफॉर्मेंस पर जो बात हुई है उस पर, और कुछ दीगर पॉलिटिकल इश्यूज़, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। अहमद मंसूर मेरे साथ हैं। हमने जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो डेवलपमेंट्स हैं उन पर हम बात कर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज एक बड़ा अहम केस था, कोरोना वायरस अज़ खुद नोटिस। उसमें NDMA के लोग भी थे और जो सवाल थे अदालत के, NDMA उनके कोई जवाब नहीं दे सका, अदालत को मुतमईन नहीं कर सका। और ये बड़ी एक अफसोसनाक बात है, इसलिए कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एजेंसी पाकिस्तान की जो तमाम रिलीफ का काम जिसको वो कोऑर्डिनेट करते हैं तमाम महकमों के साथ, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। ये जो कुछ ख़रीदो फ़रोख्त हुई है, ये जो कोरोना में जो भी चीज़ें मंगवाई गई हैं, अब जिस वक्त एमरजेंसी होती है तो पेपरा रूल्स जो हैं वो उस वक्त नहीं रहते नाफिजुल अमल। यानी क्योंकि एमरजेंसी है, फौरी तौर पे चीज़ मंगवानी है, तो जो कवानीन के तहत जी टेंडर दें, ये करें वो करें, कंपटीशन होना चाहिए, 4 से ज़्यादा कंपनी, उसको नहीं देखा जाता, फौरी तौर पर वो चीज़ मंगवाई जाती है। लेकिन पाकिस्तान में क्या होता है, इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं करप्शन के लिए, इस रियायत को इस्तेमाल करते हैं माल बनाने के लिए। और अब NDMA से ये पूछा जा रहा है, और भाई आपने चीज़ें मंगवाई, इनकी दस्तावेज़ात दे दें चाइना से जो कुछ आपने मंगवाया इसकी दस्तावेज़ात दे दें। ये देखें, आज गुज़श्ता 3 अदालती हुक्मनामों में चाइना से दरामद करदा मशीनरी के दस्तावेज़ात पेश करने का कहा, कोई दस्तावेज़ पेश नहीं कर रहा। कितने पैसे लगे, एक अल हफीज़ कंपनी का नाम आया अहमद मंसूर, वो पता ही नहीं किसी NDMA के प्यारे की है वो कंपनी, और उसी ने सब कुछ मंगवाया। और अब NDMA वाले आगे कहते हैं जी हमने तो कुछ भी नहीं किया। तो ये जो उनकी परफॉर्मेंस है उस पर ये इतना बड़ा, मैं भी पहले कुछ गया था हेयरिंग्स में, अभी तो मैं कोरोना की वजह से नहीं जा सका। एक बुरी तरह सच्ची मेरा इंप्रेशन ये था कि NDMA कोई बड़ी ज़बरदस्त उनकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है और वो हर चीज़ ठीक करते हैं। लेकिन आप यकीन करें वो सारा जो इमेज था वो तार तार हो गया जब सुप्रीम कोर्ट सवाल करती है और आगे से वो यानी सवाल गंदम जवाब चले। समीर साहब बिल्कुल, आप देखें NDMA से पहले ईरा, जब अक्टूबर 2005 का जो ज़ल्ज़ला था उसमें बनी, उसके मैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कवर करता रहा हूँ, उसमें बहुत सारे ऑडिट पैराज उसके आते रहे, जवाब नहीं होते थे, वही चीज़ें। अभी अगर आप सुप्रीम कोर्ट की आज की हेयरिंग देखें तो वही सिचुएशन, हम आज भी वहीं खड़े हैं। NDMA यकीनन काम बहुत अच्छा किया कोरोना में, जो खाक अच्छा काम किया, ये सुप्रीम कोर्ट को तो जवाब नहीं दे सकते। ये देखें ना, चाइना से मशीनरी NDMA ने नहीं मंगवाई, नुमाइंदा NDMA, अभी तक ये मालूम नहीं हो सका अल हफीज़ कंपनी किसकी है, चीफ जस्टिस कह रहे हैं। NDMA की पेश करदा रिपोर्ट में जनरल कार्गो लिखा हुआ है, चीफ जस्टिस कमिश्नर ड्यूटी का अपना टैरिफ होता है। ये बहुत अहम सवालात उठाएं और मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट को फिर अब इसके जो मामले की तय तक जाना चाहिए, जो दस्तावेज़ात हैं वो भी मंगवाएं और देखें सारी चीज़ें, और उन चीज़ें आई हैं और ये पेश करनी चाहिए। बिल्कुल बहुत इजहार भरम ही किया, अदालती अहकामात को संजीदा नहीं लिया, चीफ जस्टिस साहब ये फरमा रहे हैं। फिर उन्होंने कहा क्यों ना NDMA के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करें। अब मुझे माज़रत के साथ ये जुमला तो हम बहुत दफ़ा सुन चुके हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने कहा फिर वज़ीर आज़म को कहते हैं कि जो चेयरमैन NDMA उनको हटा दें। अब मुझे बताएं, ये बातें ये NDMA वाले सो रहे हैं? देखिए उनके लिए बिल्कुल ये एक अफसोसनाक सूरत-ए-हाल है। देखिए ना, अब ये सवाल आ गया कि एक ही कंपनी को कैसे फेवर दी गई। देखें हफीज़ कंपनी का नाम इसमें आया ना, लेकिन उसका कोई बाकी रिकॉर्ड नहीं है उसका। तो भाई रिकॉर्ड फिर कैसे छोड़ेंगे, वो तो निशान ही नहीं छोड़ते कदमों के, आप पहुंचेंगे कैसे? फिर इसका मतलब है किसी बड़े आदमी की है ना, जिसका कुछ है ही नहीं। तो फिर इसका मतलब ये है कि ये केस आने वाले दिनों में कोई अहम रुख इख्तियार कर सकता है। मैं ये समझता हूँ, देखें NDMA उसको जनरल अफजल साहब लीड कर रहे हैं। NDMA के बारे में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। उनको अपने जो उनकी इज़्ज़त इस मुल्क में है, जो तकद्दुस है, उसका एहसास करना चाहिए था। जो सब खुद चले जाएं NDMA के चेयरमैन, क्या उनकी इज़्ज़त में कमी होगी? ये कि नुमाइंदे को भेज देते हैं, जाके सारा डॉक्यूमेंट्स ले जाएं और कहें कि जनाब ये हमने किया है, ये जो आप पूछ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस चीज़ को अप्रिशिएट करेगी। उनको सुप्रीम कोर्ट तो जस्ट वांट टू मेक श्योर कि पाकिस्तान का जो पैसा है वो गलत ना लगे। हम तवक्को कर सकते हैं अगली समात में ये सारे डॉक्यूमेंट्स पेश करें और जो बात है वो साफ हो जाए, ताकि जो उनकी। तो अब जब अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि 3 दफ़ा हमने अहकामात दिए हैं
और आप हमें अल हफीज़ का अभी बता ही नहीं रहे, कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं लिया, बल्कि आप ये कह रहे हैं कि हमने कुछ मशीनरी मंगवाई नहीं वहाँ पे। तो ये क्या है सब? क्यों वो जो एक इज़्ज़त बनी हुई है उसको ख़राब करने की कोशिश की जा रही है? और अगर मैं तो समझता हूँ कि जनरल बाजवा को इसका नोटिस लेना चाहिए कि ये जो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो गुफ्तगू की है, जो सवाल उठाए हैं, जनरल बाजवा को इसका नोटिस लेना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को इसका नोटिस लेना चाहिए और पूछना चाहिए NDMA के चेयरमैन से कि आपका इदारा क्या कर रहा है। और ये सवाल है, पाकिस्तानी कौम भी, ये कोई भी हो, अगर उसने पाकिस्तान के कौम के पैसे उड़ाए हैं तो उसका अगर इमरजेंसी के हालात की वजह से कोई मजबूरी है, कोई आपको जो प्रोक्योरमेंट रूल्स हैं, पेपरा रूल्स हैं, उसको फॉलो नहीं करना, वहाँ आपको इम्यूनिटी भी होती है, छूट भी होती है, तो वो पेश कर दें, बता दें, लेकिन रिकॉर्ड तो आना चाहिए। मैं इस केस का जिक्र, मैं इसको रेफरेंस नहीं बना रहा, लेकिन अहमद मंसूर, ये पाकिस्तान के अंदर ये हो रहा है। आप एक टेंडर देते हैं और इंतहाई आज जिसको आपने देना है ना टेंडर, उसको आप बता देते हैं और वो इंतहाई कम बोली पे वो ले लेता है। जैसे ही वो ले लेता है ना, तो एक नया ऑर्डर आ जाता है कि इस प्रोजेक्ट को आप 3 महीने में कंप्लीट करें। जब ये ऑर्डर आ जाता है ना कि 3 महीने में कंप्लीट करें, तो वो पेपरा रूल भी ख़त्म हो जाते हैं और वो जिस अमाउंट पे टेंडर दिया गया होता है वो अमाउंट भी चेंज हो जाती है। वो जो 2 करोड़ का ठेका है ना, वो 10 करोड़ लगाते हैं उस पर, 2 नंबर माल लेके आते हैं और पेपरा रूल्स को भी फॉलो नहीं उन्होंने करना होता, उसका ऑडिट भी नहीं हो सकता, कोई उनसे सवाल नहीं कर सकता। ये एक तरीका वारदात है। ये जो ऑरेंज ट्रेन बनी, इसमें यही वारदातें हुई। इसमें जो ठेके दिए गए लोगों को, पहले ये चीफ मिनिस्टर साहब ने ठेका दिया, शहबाज शरीफ साहब ने लोएस्ट बिड पे अपनी पार्टी को, फिर उसके बाद ये कह दिया कि मैं 3 महीने में ये काम कंप्लीट चाहता हूँ और साथ अवाम के आगे हीरो बन गए। और देखें जी, शहबाज शरीफ तो 3 महीने में, अब वो 3 महीने का उसने क्यों कहा टाइम लिमिट? वो जिसको ठेका दिया हुआ था वो सारे के सारे उसको ये इख्तियार देना था कि वो रूल बाईपास 4 आने की चीज़ 10 रुपये में मंगवाए और अपना भी माल ले और बाकी किसको देना। ये सब कुछ होता आया ना, आज से नहीं होता आया, ये पिछली हुकूमतों के दौर से हो रहा है, बल्कि वो तो मास्टर थे, अभी उनके एहतसाब के केस हैं। आज इशू क्या है कि उनके सारे जो ये केस थे करप्शन के, वो सियासी बन गए, बना दिए गए, इसी निज़ाम की वजह से बने ना। तो आज वहाँ पे एग्जाम्पल सेट होती तो आगे का रास्ता तो रुकता कम अज़ कम ना। तो इस नई हुकूमत में भी वही प्रैक्टिसेस चल रही हैं। आप बेशक जितना मर्जी इनकी सपोर्ट करें, इस दौर में वही प्रैक्टिसेस नहीं चल रही। यहाँ लोग ज़ाती फ़ायदे नहीं ले रहे, यहाँ इनके अपने वज़ीर, अपने जो लोग, क्यों तब्दीलियाँ आ रही हैं बार बार? एक जगह पे जो सरबराह है, हेड है, वो 2-2 महीने बाद क्यों तब्दील हो रहा है? कोई वजह है तो हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमने एग्जाम्पल सेट नहीं की। हम अगर वहाँ पे हाथ रोक देते और आइंदा के लिए ये कह देते कि पाकिस्तान आइंदा वाकई तब्दील होगा, तो फिर तो अच्छी बात थी। अफसोस तो ये है कि नहीं। प्रॉब्लम तो ये हो गई है ना कि अब जो, जैसे आपने यू पॉइंटेड आउट वेरी राइटली, आप करप्शन पे पकड़ें नवाज शरीफ साहब को, पीपल्स पार्टी के लोगों को, तो वो कहते हैं जमहूरियत ख़तरे में है। अगर आप पकड़ें मीर शकीलुर रहमान को कि ये 54 कनाल आपने कहाँ से ले लिए भाई, तो वो कहते हैं ओहो, ये तो आज़ादी सहाफ़त ख़तरे में है। और अगर आप किसी जज से ये पूछें कि आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए, आप मनी ट्रेल दे दें, ये आपकी बेगम साहबा ने प्रॉपर्टी बनाई है, तो वो कहते हैं ओ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ख़तरे में है। पकड़ा किसको जाता है? मुझे और आपको, सिर्फ गरीब आदमी को जो सड़क पे चल रहा है, उसको लंबा करके 1 किलो चर्स 2 किलो उसको मारते हैं। ये भी मैं आपको बताऊं, वो जो 1 किलो 2 किलो चर्स डालते हैं ना, वो पूरा एक ट्रक गुजार के तो 5 किलो चर्स डाल देते हैं। जब कहीं पे 20 किलो पकड़ते हैं ना, तो उसी रूट से कोई 400 किलो निकाल भी देते हैं। अगर मुझे एक याद है, हमारे दोस्त हैं सईद काजी, वो एक वाक़या कोट करते हैं कि मैक्सिको में जो ड्रग इन्फोर्समेंट की जो सरबराह थी, वो एक इंटरव्यू दे रही थी, तो उससे उसने पूछा कि ये जो ड्रग्स हैं, ये जो मंशियात हैं, ये कैसे ख़त्म हो सकती हैं? उसने कहा कि अगर ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसी को ख़त्म कर दो तो ये ख़त्म हो जाएगी। वाह, यानी ये खुद करवाते हैं। तो इम्प्लीमेंट तो फिर यहाँ पे रास्ता आपने दिखा दिया। तो अगर हमारे जो प्रोग्राम देख रहे हैं अरबाब इख्तियार, तो इम्प्लीमेंट कर दे, मेरे ख्याल मसले का हल ही यही है। तो अब मैं क्या कह सकता हूँ, यानी ये उसने कहा। तो इधर भी अभी भी थानेदार को पता होता है कि आज रात कहाँ चोरी होनी है, एक एक उसको पता होता है कि बस्ता बेगा बदमाश कौन है। अंग्रेज़ ने पटवारी और थानेदार की मदद से 200 साल इस मुल्क पे, 100 साल कम अज़ कम यहाँ पर उन्होंने हुकूमत की है। थाना मजबूत होता था, SHO को पता होता था, पटवारी को भी पता होता था, और वही सारे वो उस सिस्टम को कंट्रोल करते थे। लेकिन अभी क्या है,
अभी सबके हाथ जो है ना वो कहते हैं कि इसमें रंगे हुए हैं। ये पूरी की पूरी जो गंगा है ना उसको बस अब तो इसका मतलब तो ये हुआ कि फिर जिस तरह वो कहते हैं ना पूरी ब्यूरोक्रेसी को रिटायर करना है 55 साल की उम्र में और सारा, तो फिर तो वो बात ठीक लगती है। अच्छा है सारे जाएं, फिर नई एक पूरी सिस्टम नया बने, नए लोग आए। लेकिन खौफ ये आता है ना कि पिछले 2 साल में जिन ब्यूरोक्रेट्स को लगाया गया है, जिस तरीके से वो जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो ग्रुप्स हैं उन्होंने जिस तरीके से मनमानियाँ की हैं, तो उससे तो नहीं लगता कि ये जो डिसीजन करने जा रहे हैं ये कोई ऐसा डिसीजन होगा जिसके कोई नतायज थी। इससे तो ज़्यादा एक खौफजदगी का आलम है। इससे तो ज़्यादा जो इस वक्त ब्यूरोक्रेट्स टॉप पे बैठे हुए हैं, वो जिस तरीके से उन्होंने ये प्रमोशंस की हैं, जिस तरीके से ट्रांसफ़र्स हुई हैं, वो आप मुझे जाके किसी ब्यूरोक्रेट से बात करें ना, वही पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप जो पहले DMG ग्रुप था, अभी डॉक्टर शोएब को वहाँ से क्यों निकाला है? क्या भाई यार ये सेक्रेटेरिएट ग्रुप का बंदा ये कैसे आ गया यहाँ पे? तो इसका मतलब है कि डंग टपाओ पॉलिसी है अभी भी, कोई मतलब एक स्ट्रेटेजिक लाइन ऑफ एक्शन नहीं है हुकूमत का, तो फिर तो प्रॉब्लम है यहाँ पे। मुझे ब्रेक लेना है यहाँ पर, और जब वापस आते हैं तो पॉलिटिक्स की भी बात कर लेंगे। वो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का एक शोशा, पीपल्स पार्टी नून लीग क्या करने जा रही है, होगी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस या नहीं होगी, एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, अहमद मंसूर हमारे साथ हैं और पाकिस्तान के बड़े अहम मामलात जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान के डिफेंस से है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से है, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी से है, पाकिस्तान के सहाफ़ियों से है, उसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। अब थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं जो इस वक्त पॉलिटिशियंस के दरमियान जो गुफ्तगू चल रही है। पीपल्स पार्टी और नून लीग बहुत कोशिश करते हैं एक दूसरे के नज़दीक आ जाएँ। इस वक्त बिलावल भुट्टो की बड़ी शदीद ख्वाहिश है कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हो जाए, लेकिन मुस्लिम लीग नून कोई अपना पल्लू नहीं पकड़ा रही। और शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो 2 दफ़ा गए लाहौर, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने मुलाकात नहीं दी, उनसे नहीं की, और उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है और डॉक्टर ने कहा है कि अगर आप बाहर निकलेंगे तो बस वहीं पे जम जाएंगे। तो जो कायदीन हैं उनकी मीटिंग्स हो रही हैं। अहमद मंसूर, ये मुझे बताया एक नून लीग के दोस्त ने कि नून लीग इसलिए नहीं आ रही साथ के एक बहुत बड़ा ग्रुप है MPs का, जो ऐसा लग रहा है कि क़यादत को ये डर है कि वो बड़ी जल्दी निकल जाएगा और उस्मान बुज़दार के साथ मिल जाएगा, तो वो कोई इस वक्त गवर्नमेंट पर कोई बड़ा वार करने से वो समझते हैं कि उन्हें कोई फ़ायदा नहीं। पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि अगर नून लीग नहीं कोई एक्टिव रोल प्ले करती तो वो जो फिर लीडर ऑफ द अपोजिशन की जो सीट है, बज़ाहिर तो वो दोनों साथ साथ चल रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन अपने जो उनके मकासद है वो भी उनके साथ हैं। समी साहब, अगर हम कहें कि इस वक्त जो अपोजिशन है ये पाकिस्तान की तारीख़ की बदतरीन अपोजिशन है, मुल्क के मामलात से, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अवाम के क्या इश्यूज़ हैं, उनको कोई परवाह नहीं है। लीडर्स के अपने इश्यूज़ हैं, उन्होंने बचना है, उसी वजह से वो उन्होंने अपने लब भी सिए हुए हैं और कॉम्प्रोमाइज़ की पॉलिसी है उनकी, और सारा जोर सिर्फ मीडिया पे है कि बस मीडिया ही उठाए सारे मामला। पॉलिटिक्स जो है वो ट्विटर पर रह गई है, वहाँ पे रह गई है। तो इसीलिए जो ये ग्रुप्स नीचे MNAs MPs उनके हैं, उनके बनने हैं, जब उनको नज़र आ रहा है सबको बच्चे तो नहीं है। नहीं, ये ग्रुप्स तो तहरीक इंसाफ में भी हैं। अभी जब इमरान खान साहब गए हैं तो वहाँ पर जो MNA का ग्रुप था लाहौर में, उसने बड़ी शिकायत की कि उस्मान बुज़दार साहब नहीं मिलते। तो मैं देख रहा था कि उस्मान बुज़दार साहब की तरफ से बाकायदा एक स्टेटमेंट आई है कि MNAs के साथ मैं मिलूंगा। तो ग्रुप्स तो हर जमात में मौजूद है। तहरीक इंसाफ का थोड़ा सा सिचुएशन फ़र्क है कि वहाँ ग्रुप हैं क़यादत, लेकिन वहाँ क़यादत अपर पोजीशन में है। उनको इशू इसलिए नहीं है कि उनको पता है कि जो हमें लाए हैं ना वो भी हमारे साथ हैं, तो नीचे उनको किसी MNA MPA की परवाह ही नहीं है। उनका कोई बंदा नहीं टूटेगा जब तक वो, इसलिए उनकी वो सुनते भी नहीं है। चौधरी नहीं टूट सके अभी तक, वो थोड़ा सा हिलते हैं वो फिर उनको बैठना पड़ जाता है। MKM वाले थोड़ा सा हिलते हैं अपनी जगह पे बैठना पड़ जाता है। अख्तर मैंगल साहब ने अंगड़ाई ली थी, कहाँ नज़र आ रहे हैं। तो इस वक्त वो उनकी पोजीशन जो है ना तहरीक इंसाफ की क़यादत की, वो थोड़ी अप है। ओपोजिशन नून लीग और पीपल्स पार्टी वो फ़र्क है, वहाँ इसलिए जोड़ तोड़ ज़्यादा है नीचे कि उनके अपने जो सियासत है उनके लोगों को नज़र ही नहीं आ रही, उनकी पार्टी लीडरशिप जो है वो घर से ही नहीं निकल रही। हालांकि ये वक्त था कि ओपोजिशन इकट्ठी होती है अगर पॉलिटिकल देखा जाए,
तो इश्यूज़ हैं, हुकूमत की नाकामी है तहरीक इंसाफ की बहुत सारे मामलात पे, उनकी खामियां हैं, अपोजिशन इस्तेमाल कर सकती थी, लेकिन लीडरशिप चूँकि कमज़ोर है, कॉम्प्रोमाइज़्ड है, वो फ़ायदा ही नहीं उठा रही। इस वजह से उनके जो लोग हैं वो नीचे बड़ा उनमें परेशानी है कि हम आइंदा सियासत कहाँ पर करेंगे, उसका वो फ़ायदा PTI को अल्टीमेटली पहुँचता है। तो अभी जो इस वक्त जो ये अपोजिशन कोशिश कर रही है ईद के बाद ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, तो ये हो सकता है कॉन्फ्रेंस तो हो जाए लेकिन कोई मीनिंगफुल प्रोटेस्ट इस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ या नो कॉन्फिडेंस। समी साहब, कॉन्फ्रेंस हो जाए, बैठ भी जाएं, माजी के या पिछले 1 साल में भी 2 साल में भी एफर्ट्स हुई हैं, बैठे भी हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कोई फ्रूटफुल होगा। उसकी रीज़न है, जैसे आप समझते ज़्यादा शहबाज शरीफ साहब के पास लीडरशिप का जो रोल है, उनकी पार्टी में जो पोजीशंस है, मरीम नवाज साहबा का जो इस वक्त इशू चल रहा है कि उनके सारी चीज़ें बंद हैं, वो अपनी पार्टी ने उन पर कदगन लगाई हुई है कि आपने नहीं बोलना भाई। तो लेकिन आज जो पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग थी, मरीम नवाज साहबा का जो सबसे बड़ा घोड़ा वो तो शायद खान नवासी साहब है, जिनके वो घर भी गई थी बड़ी उनको मुबारकबाद देने के लिए। तो आज वो उठ के चले गए मीटिंग में, पार्लिमानी मीटिंग से जल्दी। खफगी तो भले नहीं होगी, लेकिन वहाँ पर ना बैठना इटसेल्फ कि इसका मतलब है कि उनको कोई इससे ज़्यादा ज़रूरी काम था। रिजल्ट कुछ नहीं निकलेगा ना, आपस में नाराज़गियाँ भी हैं, लड़ाइयाँ भी हैं, इकट्ठे भी नहीं बैठ रहे, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि कोई नतीजा नहीं निकलेगा, हर कोई अपनी अपनी गेम के चक्करों में पड़ गया है। बिलावल साहब इस वक्त, क्या आप समझते हैं कि बिलावल साहब APC करना चाहते हैं? ठीक है, करना चाहते हैं। क्या जरदारी साहब चाहते हैं कि इस वक्त कोई महाज हुकूमत के खिलाफ हो? क्या फरियाल तालपुर साहबा चाहती हैं? कमांड तो आज भी उनकी है, बिलावल साहब की कहाँ पे है पीपल्स पार्टी पे कमांड? ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की। अभी आप प्रोग्राम से पहले मुझे बता रहे थे कि गिलगित बल्तिस्तान में, अब देखिए चेयरपर्सन जो हैं वो बिलावल भुट्टो हैं, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान की जो टिकट्स हैं पार्टी, उसका फैसला जो कमेटी कर रही है उसकी सरबराह फरियाल तालपुर साहब हैं। बिल्कुल। तो फिर बिलावल साहब कहाँ पे हैं? यही मसलन आप इमेजिन करें ना कि अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिंदा होते या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जिंदा होती, तो वहाँ पर वो टिकट्स का फैसला करने के लिए फरियाल तालपुर को लगाती और आप उनको शायद वो घुसने भी ना देती। जो सियासी मामला तो टिकट जारी करने के सारे इस सिनेरियो को समझता है, उसको पता है कि पॉलिटिकल पार्टी में इलेक्शन के टिकट जारी करना कितना बड़ा फैसला होता है, कमांड तो फिर उसकी होती है। तो इसका मतलब तो ये डमी फिर बिलावल भुट्टो सिर्फ चीखने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जान दे दूंगा, वो स्टैंड नहीं ले पा रहे। उनकी कोई मजबूरियां होंगी, अब सामने आएंगी क्या मजबूरियां हैं। क्या सिंध की हुकूमत उनकी मजबूरी है? क्या उनके जो वालिद और अपनी जो फुफ्फो हैं उनका एहतराम उनकी मजबूरी है? सियासत तो बहरहाल वो गलत फैसले हैं। और उस कमेटी की एक और बात भी कर दूं, उसमें फरियाल तालपुर को डाला है, वो सरबराह हैं, लेकिन कमर जमान कायरा जो गिलगित बल्तिस्तान के अमूर को समझते हैं, वो वहाँ गवर्नर रह चुके हैं, उनको उसमें शामिल नहीं किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि सियासी फैसले वो नहीं कर पा रहे। तो इसी वजह से जब वो अपनी पार्टी में सियासी फैसले नहीं कर पा रहे, ओपोजिशन को वो इकट्ठा करके क्या कर लेंगे? और मौलाना फजलुर रहमान के साथ या शहबाज शरीफ के साथ वो चल के क्या एजेंडा लेके चलेंगे? तो ये फिर इसका अभी तक बिलावल भुट्टो को जो पार्टी मामलात हैं उन पे तो पूरा कंट्रोल उनका है ही नहीं। ये तो बुनियादी तौर पर जो सेटअप है सारे का सारा ये आसफ अली जरदारी का सेटअप है, उनका है बिल्कुल। और मुझे बहुत सारे पार्टी के तंजीमी मामलात के नोटिफिकेशंस का पता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि ये जारी करें, वो जारी नहीं हुए। वो डेढ़ 2 माह बाद उनको फिर याद आया, पूछा कि नोटिफिकेशन क्यों जारी नहीं हुआ। अपने जो नीचे जो लोग थे वो फिर खामोश। तो इस तरह की सिचुएशन है, उनका बिल्कुल इस वक्त उस तरह का कंट्रोल नहीं है। और उसकी वजह वही है कि उन्होंने अपनी जो स्पेस है उसको लूज़ किया है। उनके पास बहुत अच्छा मौका था, आसफ जरदारी अरेस्ट हुए थे, वो उनके ऊपर मामलात आ गए, फरियाल तालपुर जो उनकी फुप्पी हैं वो अरेस्ट हुई और सारा। तो बिलावल के पास आगे आना, लीडर आना जो एक मौका था, उसको अपने हाथों में ले लेते पूरी पार्टी की कमान, वो वहाँ पे नहीं ले सके। मेरी नज़र में ये उन्होंने एक बहुत अहम मौका खोया है। आइंदा दोबारा उनको ये मौका मिलता है, कब मिलता है, कैसे मिलता है, ये वो नहीं पता। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि अब यानी ये समझा जा रहा था कि इधर बिलावल भुट्टो लीड करेंगे पार्टी को, दूसरी तरफ मरीम नवाज़ के जो दोस्त थे, जो मीडिया में उनके साथी थे, उन्होंने कहा कि जी मरीम नवाज़ जो हैं ये सियासी जाननशीन हैं जनाब नवाज़ शरीफ साहब की। लेकिन अगर हम अमली तौर पे देखते हैं तो अमली तौर पर तो मरीम नवाज़ कहीं एग्जिस्ट करती नज़र ही नहीं आ रही हमें पॉलिटिक्स में। ना वो बयान दे सकती हैं, ना वो बात कर सकती हैं, ना उनके पास कोई असाइनमेंट है। और इवन जो क्रूशल निगोसिएशंस भी हैं जो ज़राए हमें बताते हैं, वो तो शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत में ये इदराक तो आ गया कि आज जहाँ जिस हाल में पहुँचे हैं उसकी ज़िम्मेदार कौन है। तो शायद इसी वजह से उनको पे किया है। तो ये फिर एक अच्छा उनके लिए शगुन है। अगर आप के पास ये खबर है और बिल्कुल अहम खबर है कि फैसले सारे शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं। अभी तक जो भी मीटिंग्स हो रही हैं, जहाँ पर भी बात हो रही है,
वो शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं। बहुत कोशिश की कुछ मुस्लिम लीगियों ने कि मरीम नवाज़ साहबा को कोई रोल मिल जाए। ना शहबाज साहब ने एग्री किया, ना ही नवाज़ शरीफ साहब ने एग्री किया। और ये जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मैं अपने पिछले प्रोग्राम में ये कह चुका हूँ कि इनके साथ किसी एक बड़े अहम आदमी की मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि नून लीग में शरीफ ख़ानदान का कोई मुस्तकबिल नहीं है, असल तो कहानी आपकी है। तो ये लंबे आदमी हैं, अल्लाह ताला बड़े वैसे तो ज़हीन है, इन्होंने जाके ये बात शहबाज शरीफ से कह दी और लंदन तक तारें खड़क गई कि ये कहाँ से एक नया बंदा आ गया है जो हर चीज़ पे अब कहता है कि मेरा हक है और मैं ही चॉइस हूँ उनकी। समी साहब, आपकी इस इन्फॉर्मेशन से एक बात क्लिक हुई है, मैं ताल्लुक़ रहीम यार ख़ान से। वहाँ पे जो मुस्लिम लीग की तंजीम है उसमें पिछले 3-4 दिन पहले एक बड़ी तब्दीली आई है और वहाँ पे बड़ा हंगामा है। जो कैंप मरीम नवाज़ साहबा के करीब समझे जाते थे उन सबको फारग कर दिया गया और शहबाज शरीफ साहब के बहुत करीबी जो साथी थे वहाँ पे मियां इम्तियाज़ हैं, वो उनको सदर बना दिया गया डिस्ट्रिक्ट का, और इस तरह और ज़िलों में भी हुई है। वाकई इसका मतलब है कि फ़र्क कुछ है। बहरहाल क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है, हम आपका भी बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, सियासत जारी है, जारी रहनी चाहिए। हम इस उम्मीद के साथ प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं कि मतीउल्लाह जान खैरियत से होंगे और गवर्नमेंट उनको रिकवर करवाएगी ताकि ये जो पैनिक है, ये जो एक गैर यकीनी सूरत हाल है, इसका ख़ात्मा हो सके। आज इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।